ठीक है, अरिथमेटिक मीन आपने कर लिया। तो चलिए एक बार अरिथमेटिक मीन में मैंने आपको क्या बताया था एएम के अंदर, एक बार वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब इसमें ये बताया था कि कोई भी दो नंबर है ए एंड बी और आपको उसके अंदर सपोज एन, एक बार रिवाइज सिर्फ पॉइंट बताऊंगी कि क्या चीज बताई थी, दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये बताया गया था कि हम d हमने इसमें निकाला था, इट वाज b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, और अगर हम ये देखें तो ये आपके पास न्यू एपी अगर बनती है, न्यू एपी बनती है तो आप a1 a2 an को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ये चीज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि d हमारा b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन होगा। a1 आपने डिस्कस किया था a प्लस d, a2 डिस्कस किया था a प्लस 2d। अब ये क्यों आए थे ये मैंने आपको नंबर 9 पर भी सारा एक्सप्लेन कर दिया था, नंबर 9 की हेल्प से भी एक्सप्लेन किया था। तो क्योंकि अभी आपके पास वो चल रहा है ऑलरेडी, स्टेट लाइन चल रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला आप सबको पता है। सेक्शन फॉर्मूले के बेस पर अपलोड, हाँ नमन, हाँ बेटा अभी अपलोड हो रहा है आपका लेक्चर ना, हाँ वो राइट अप जो है जो मैंने उस दिन करवाया था वो हो रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया था और आपने इस चीज को नंबर 9 पे भी अंडरस्टैंड किया था। सेक्शन फॉर्मूले से भी मैंने इसका एक रिजल्ट जो आपको बोला था कि डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो वो आपको बताया था रेशो के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेसिक था उसमें। अब इसी में ही एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए, अरिथमेटिक मीन में ही, बेटा रिपीट नहीं करूंगी मैं, वो उसके अंदर आप लेक्चर में अभी देख लेना फिर से। ठीक है, जिनको डाउट है या जो उस दिन क्लास में अच्छे से जिनको प्रॉब्लम हो रहा था वो एक बार उसमें चेक कर ले। चलिए एक मिनट लिखिए एक स्टेटमेंट और एक और पॉइंट है इसके अंदर। क्या पॉइंट है देखिए, लेट n AMs आर इंसर्टेड। अगर आप n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं बिटवीन टू नंबर्स तो हमें प्रूव करना है। ये रिजल्ट है बिल्कुल सिंपल है। अरिथमेटिक मीन्स मैंने बताया था, अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन्स में क्या डिफरेंस है ये आप कर चुके हो। ठीक है, आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। कैसे इंसर्ट करने हैं वो सारा आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव दैट, या तो ऐसे लिखा होगा या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा या फिर सिंपली लिखेगा देन देयर AM arithmetic mean will be, then their arithmetic mean will be n times then sum of prove that sum of their arithmetic mean will be n times single arithmetic mean between given numbers। ठीक है, क्या चाहता है वो देखिए, इसके अंदर क्या प्रूव करना चाहता है। उसने कहा n AMs आर इंटरेस्टेड बिटवीन टू नंबर्स। आपने ओके ठीक है भाई रुकिए, चलिए अब देखिए n अरिथमेटिक मीन है वो आपने इंसर्ट किए हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सम ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन्स होगा, जितने भी अरिथमेटिक मीन्स होंगे, दैट मीन्स आई वांट टू से a1 प्लस a2, ये अरिथमेटिक मीन आपने जो इंसर्ट किए हैं एंड सो ऑन अप टू n अरिथमेटिक मीन आपने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं, तो वो किसके बराबर होंगे, दैट विल बी n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन। इसलिए उस दिन मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल अरिथमेटिक मीन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स से आपका क्या मतलब है। जब भी यहाँ पर s लगा है तो उसका क्या मतलब है, जब सिंबल आपके पास लिखा हुआ है am तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट है, इसको देख लीजिए। प्रूफ देखना है वेरी सिंपल है, या तो मैं सीधा ही कह दूंगी जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था। ठीक है, बट एनीवेज हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। a1 को आप लिख सकते हैं a प्लस डी, सबको पता है a1 को आप लिखेंगे a प्लस डी, a2 आपके पास क्या होगा
ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ए एन आपके पास क्या होगा ए प्लस एन डी। ठीक है, तो अगर हम इसको सम करते हैं a1 प्लस a2 एंड सो ऑन अप टू an, तो ये हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन a प्लस एन डी। हाँ, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो आपने लिखा है उससे मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। ओके, कोई नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा ना कंफ्यूजन। एक तो अपलोड होगी वीडियो, उसको एक बार दोबारा से देख लेना, एक अभी यहाँ पर ही आपको बहुत सारे पॉइंट पता चल जाएंगे। अब ये चीज तो देखो आपको पता है कि a1 का मतलब a प्लस डी है, a2 का मतलब a प्लस 2d है और an का मतलब a प्लस एन डी है। हमें ये बताना है कि अगर आप इन सारे अर्थमेटिक मीन्स का सम करते हैं तो वो जो सिंगल अर्थमेटिक मीन आपको बताया था a1 प्लस a प्लस b बाय 2 वाला, वो उसके बराबर होगा। ये चीज हम प्रूव करना चाहते हैं। आप देखो कैसे प्रूव हो रही है। a जो है वो n टाइम्स ऐड हो रहा है, a यहाँ पर देखिए n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो क्या मैं ये इन सारों को ऐड करके यहाँ पे n टाइम्स a लिख दूं? अच्छा, अब आप d इसमें से कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n। ये देख रहे हैं, ये फिर से AP है और अदरवाइज भी ये एक ऐसा रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये रिजल्ट आप बार बार यूज करेंगे, तो जब आप बार बार इसको यूज करेंगे तो इस केस में आपको ये याद होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए फिर नेक्स्ट। अब जब इसको ऐड किया तो ये आ गया आपके पास na, ये हो गया d, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट एलसीएम ले लीजिए बच्चे, 2an आ गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू d आ गया, यहीं से n भी ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से n भी ले लीजिए कॉमन, ये लीजिए n। ठीक है, यही बनेगा आपके पास। अब इसमें देखिए, यहाँ से हमने n बाय 2 कॉमन ले लिया। अब इसमें ऑब्जर्व करिए, ये चीज क्या है आपकी n बाय 2, 2a है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है n प्लस 1d। तो अब एक बार इसको चेक करिए, 2a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। ये देखिए ये बन रहा है 2a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। ये चीज आपके पास बन रही है कि नहीं बन रही है? अच्छा ठीक है बेटा, ऊपर लिख देते हैं। देखिए इसके अंदर ये चीज ऑब्जर्व करिए। अच्छा, यहां से एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ n बाय 2, अब 2a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स d, ऐसे लिख दिया मैंने n प्लस 1 को। अब आप याद करिए मैंने क्या बताया था कि जब हम a और b के अंदर n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं, a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an, तो बच्चे आपके पास नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितनी बन जाती है n प्लस 2। फिर हमने क्या रिजल्ट किया था कि b जो है, b लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, दैट विल बी a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। बताइए, ये सारा हमने डिस्कस किया था, क्योंकि आपकी जो नई एपी बनेगी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो थी बेटा वो n प्लस 2 आ गई थी। ठीक है, और n प्लस 2 की वजह से फिर जब मैंने उसकी लास्ट टर्म लिखी तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन रहा था। अब ये यहाँ पर नोटिस करिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n बाय 2 फिर आगे a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चीज क्या है, isn't it b? अभी एक्सप्लेन किया मैंने कैसे, तो ये आपके पास हो गया n बाय 2 इंटू a प्लस b, और a प्लस b बाय 2 क्या है, दैट इज अ अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, सिंगल अरिथमेटिक मीन, एक अरिथमेटिक मीन। वो आपके पास वही चीज होती है जो आपने, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया था, देखिए बार बार इसमें रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या हो गया, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो जितने भी अरिथमेटिक मीन आप निकालते हैं, अगर आप 5 डालना चाहते हैं तो उनका सम किसके बराबर होगा,
5 इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? बहुत सारे मैसेज आ गए भैया आपके, यहाँ तक क्लियर है? तो अब तो दिख रहा है, यहाँ से आगे का पॉइंट दिख गया है? ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। तो ये आपके पास है, देखिए अब इसमें इज इट क्लियर? तो ये भी एक रिजल्ट है जो अरिथमेटिक मीन का आपने याद रखना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट आप अंडरस्टैंड कर लें। कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं कि इस किस तरह से सोचना है। तो ये फर्स्ट एएम के बीच में था, अब एएम और एपी पे क्वेश्चंस लिखिए, थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा पॉइंट को। इस क्वेश्चन में लिखिए इफ S1, S2, S3 एंड SP। ये क्वेश्चन बताने से पहले एक और छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, क्या कि आपने ये पढ़ा है, आप में से कितने लोगों को इसका मतलब पता है? सिग्मा AI, ठीक है, पता है सबको? मतलब मैं इसको यूज कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने भाई? 3 लोगों का आंसर आया है, क्लास में तो बहुत बैठे हुए हैं। चलिए फिर ठीक है, एक बार देख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि इसको मुझे यूज करना है। इसका आई आपका काउंटर होता है 1 से लेकर जहां तक भी हो, n तक है तो आपने n तक उसको यूज करना है। आई जो है वो कहां से कहां जा रहा है? 1 से n तक जा रहा है। जब आपका 1 से n A1 आ गया, A2 आ गया, A3 एंड सो ऑन अप टू AN, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में है इफ, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगी। इफ S1, S2, S3 एंड SP are the sum of n terms, if S1, S2, S3 are the sum of n terms of P arithmetic series, SP तक है, ठीक है, P arithmetic series whose first term are 1, 2, 3, whose first terms are 1, 2, 3, 4 and common difference 1, 3, 5, 6 एंड कॉमन डिफरेंस 1, 3, 5, 6। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने आपको बोला है S1, S2, AP1 ले ली मैंने, फर्स्ट AP के बारे में, उसके सम को मैंने नोट किया है S1 से। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि S1, S2, S3 these are the sum of n terms, सारा ही सम ऑफ n टर्म्स हैं, सारे के सारे। S1 भी सम ऑफ n टर्म्स है, S2 जो मैं लिख रही हूँ लेकिन वो दूसरी AP का है, पहली AP के सम ऑफ n टर्म्स को मैंने S1 से डिनोट कर दिया है। ठीक है, और AP2, S2, AP3, S3 ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। कितनी एपीज हैं आपके पास? P एपीज लिखाई है मैंने शायद, यस, AP, SP, AP कितनी है? P। चलिए एक बीच में लिख लेते हैं, R लिख लेते हैं, उसका सम, ठीक है, ये आ गया आपके पास। दूसरा, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, उसने कहा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट AP जो है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, इसका फर्स्ट टर्म जो है A1 स्टार्टिंग में सबका फर्स्ट टर्म, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म को मैं चलो A2 से नोट कर दूंगा, इसके फर्स्ट टर्म को जो सेकंड AP है उसको मैंने A2 से ही डिनोट कर दिया है। उसके बाद ये भी आपके पास क्या है, इट्स 2, A3, 3 दैट मींस थर्ड वाले की, एंड सो ऑन, AR की R और AP की P, ऐसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, वो कहता है कि S1, S2, SP are the sum of n terms of P different arithmetic series whose first terms are this 1, 2, 3 and so on। ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है आपको, 1, 3, 5 and so on, ये चल रहा है। अब अगर मुझे इसका D लिखना है, इसका D लिखना है, एक बार जरा जनरल वैल्यू देखना, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2R - 1, R को 1 पुट करेंगे,
तो आपका D1 बन जाएगा। R को 2 पुट करेंगे तो 3 बन जाएगा, R को 3 पुट करेंगे तो 5 बन जाएगा, ऐसा होगा। तो ये डिफरेंट एपीज हैं सारी की सारी, और डिफरेंट एपी का फर्स्ट टर्म दे रखी है उसने और साथ में कॉमन डिफरेंस दे रखे हैं। कॉमन डिफरेंस में भी D1 ऐसे कर लीजिए, D2, D3, DR और DP अगर हम लिखेंगे तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वो क्या कहता है आपको इसके अंदर, वो कहता है दीज आर द सम ऑफ, तो हमें प्रूव क्या करना है। देखिए ये स्टेटमेंट था, टू प्रूव में लिखिए कि क्या प्रूव करना चाहते हैं हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर हम इन एपीज का के सम का सम कर दें, इस एपी के सम का सम कर दें तो ये आपके पास होगा np/2 np+1। देखिए ये चीज हम प्रूव करेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया, क्या पॉइंट हमने इंक्लूड किए हैं वो समझ आ गए। ये मैंने जो S1, S2, S3 लिखे हैं इनका क्या मतलब है, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। अब इट्स नॉट लाइट नाउ, ठीक है बेटा, ये समझ आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये चीज प्रूव करनी है S1, S2, S3। तो अब देखिए यहाँ मैं सिग्मा यूज करूंगी, उस पॉइंट को समझिएगा। लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन S3। क्या मैं इसको लिखूं, सिग्मा SI I goes from 1 to R। देख ऐसे लिख सकते हैं, 1 to P, टोटल P है ना आपके पास। चलिए ऐसा करिए, यहाँ R लिख लीजिए क्योंकि बीच में R यूज किया हुआ है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपको बताने में। R is equal to 1 to P, ऐसे। क्या हमें यही चीज कैलकुलेट करनी है, हम सबको ऐड कर देते हैं, दैट इज सिग्मा 1 to P SR। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। कि अब देखिए SR क्या है, SR क्या है, दैट इज अगेन AP। कोई AP है, ऑफ कोर्स वो R पोजीशन की वैल्यू, ये देखो S1 है, S2 है, S3 है, SR है, वो भी एक AP है जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n ही है। ठीक है, n टर्म्स, जब मैंने क्वेश्चन बोला है तो उसमें ये बात बोली है कि आर द सम ऑफ n टर्म्स, तो वो भी AP है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n/2। तो अगर आपने SR का सम लिखना है, मुझे ये चीज लिखनी है, तो R is equal to 1 to P हो जाएगा। यहाँ पर जब आप सम लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, n/2 2a ये आएगा, बताइए, प्लस n-1 into d। ऑफ कोर्स सम तो ये भी कितने उसका है, लेकिन इसमें ये a कौन सा है, SAR लिख लो इसको मैं कि ये R वैल्यू इसी का ही है, और d कौन सा है, ये भी वही है, कॉमन डिफरेंस जो r पोजीशन की AP थी। बताइए यहाँ तक पॉइंट समझ आया है। S तो सम ही है, नहीं समझ आया। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमावदार है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, तभी ये लिया है मैंने आपको। ये बोला कि S कोई सम है, कितने टर्म्स का सम है, n टर्म्स का सम है। आप उसका सिंपल फॉर्मूला लिखिए, क्या लिखेंगे, n/2 प्लस 2a इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही लिखेंगे। चलिए मैंने यही लिखा पहले, लेकिन अब वो मैंने क्या कहा, SR जो था, देखो पहली AP का नाम मैंने A1 रखा, पहली AP वो कौन सी कैसी भी हो सकती है, 1 2 3 4। दूसरी AP मैंने ली 2 4, 2 के मल्टीपल ले लो, है ना। तीसरी AP ली A3, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। तो जब हमने सेकंड AP उठाई तो उसका A क्या था, 2 था, ठीक है, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है वो उसने दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें AP लेनी पड़ेगी। पहले वाले में तो चल जाएगी 1 2 3 4, सेकंड वाली जो मैंने AP ली वो आपके पास क्या आएगी, पहली टर्म आप क्या लिखकर चलोगे, A2, उसके बाद 3 3 ऐड करते जाइए, ठीक है, तो ये आपके पास 5 हो गया, फिर 8 हो गया, एंड सो ऑन लाइक दिस। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब SR वाली AP है, नंबर ऑफ टर्म्स तो बच्चे उसमें n ही है, लेकिन उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो AR है, ठीक है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2r-1 है। तो मैंने इसको, ये सिग्मा की नोटेशन है, मैंने आपसे सबसे पहले यही पूछा है कि आपको ये चीज समझ आती है कि सिग्मा AI का क्या मतलब है। तो वो चीज अगर आपको समझ आ गई तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, n/2, मैंने वही सम लिखा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सम हम लिखते हैं। बाद में मैंने कहा कि ये तो SR था, मतलब जो 8 पोजीशन पे AP पड़ी थी मैंने उसको सम कर दिया, n/2 2AR प्लस n-1 इंटू DR, ये चीज कर दी। अब आप बताइए क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ,
r इज इक्वल टू 1 टू p, n/2 तो भाई n/2 ही रहेगा। अब ए आर क्या है, व्हाट इज योर ए आर, इज इट आर, नोटिस करिए उसको, ए आर जो है वो आपका आर है, ए आर ये पॉइंट, और डी क्या है, इट्स 2r - 1। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, इसको मैं r लिख देती हूँ, यहाँ पे n - 1 लिख देती हूँ, यहाँ पे 2r - 1 लिख देती हूँ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए ये पॉइंट्स, ये इस पॉइंट के अंदर, अब आप देख रहे हो कि समीशन जो है वो किस पे लगा हुआ है, समीशन जो है वो r पे लगा हुआ है, समीशन r पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब समीशन जो है वो r पे लगा हुआ है, इसका मतलब n एक कांस्टेंट नंबर है, तो n को आप बाहर निकाल देते हैं, n/2 लिख लीजिए, समीशन यहीं पर रहने दीजिए, r इज इक्वल टू 1 टू p। अब यहाँ देखिए क्या बनेगा, 2r प्लस, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं इसको, देखिए जरा यही बन रहा है 2r प्लस 2nr, ठीक है, यहाँ से 2r से 2r कैंसिल, ये आपके पास आ गया n/2 समीशन r इज इक्वल टू 1 टू p, और ये बन गया आपके पास 2nr माइनस n - 1। चेक करिए, उसके बाद नेक्स्ट भाई ये चीज मैं रब कर रही हूँ, जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं चीजों की पड़ेगी, ए और डी आप सबने लिख लिए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसके बाद ये स्टेप आगे सम कर दीजिए उसको। अब सम कैसे करेंगे इनको, इस टाइप के क्वेश्चंस में सम हम कैसे करते हैं, देखिए ये आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू n/2 समीशन r इज इक्वल टू 1 टू p, n मैंने इसलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि n जो थी वो आपकी कांस्टेंट टर्म थी, ठीक है, n/2 आ गया। अब इन n/2 को भी बाहर ले लो कॉमन, अब समीशन हम दोनों में अंदर डाल देंगे, ये मैंने लिख दिया 2nr माइनस समीशन r इज इक्वल टू 1 टू p n - 1। कितने लोगों को यहां तक समझ आया है भाई, ये क्वेश्चन जो हैं यहां तक क्लियर है? देखिए एक दो बारी आपको देखना पड़ेगा, जिन लोगों को समेशन के बारे में नहीं आइडिया है या उन्होंने कम कर रखा है, तो उनको ये पॉइंट देखने पड़ेंगे कि कैसे इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं। अब आपको ये बात बताती हूँ कि जो भी, अब यहाँ पर n/2 था, समेशन किस पे लगा हुआ बेटा, r पे, किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, r की वैल्यू चेंज हो रही है, समेशन लगा दिया बेटा दोनों पे। यहां से इस स्टेप पर पूछ रहे हो, लास्ट स्टेप जो है, मैंने दोनों, देखो समीशन जो था दोनों पर दे दिया, इस पर भी दे दिया और इस पर भी दे दिया, समीशन जो है वो दोनों पर दे दिया आपके पास, इस पे भी दे दिया और इस पे भी दे दिया, ये स्टेप लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक मिनट के लिए ये पॉइंट देख लीजिए, एक बार ये पॉइंट देखिए, सिग्मा ए आई का मतलब मैंने आपको बताया था a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an, यहाँ पर पॉइंट देखिए भाई, i इज इक्वल टू 1 टू n। अब ना मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करती हूँ यहीं पे, ये आपको एक बार अंडरस्टैंड कराने के लिए, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को ये शायद पॉइंट नहीं पता है। सपोज मैंने i इज इक्वल टू 1 टू n लिखा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सपोज 2ai लिखा हुआ है, फॉर द टाइम बिंग 2ai लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2a1 2a2 2a3 एंड सो ऑन 2an, ये मतलब है, देखिए इसका। तो क्योंकि 2 काउंटर पे नहीं लगा हुआ है, i जो है वो काउंटर है जो इसको काउंट कर रहा है, a1 दे रहा है, i को आप 1 लोगे, फिर i को 2 लोगे, फिर i को 3 लोगे, i को 4 लोगे, i को n लोगे, तो इन सारों का आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे। लेकिन अगर हम इसमें किसका साइन डाल देते हैं, ये हम किसका साइन डाल रहे हैं, इसमें प्लस का साइन डाल रहे हैं, समीशन रिप्रेजेंट प्लस, ये चीज शायद आप अब शायद आपको समझ आ रही होगी। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, 2 तो कॉमन आ रहा है ना बेटा, क्योंकि जिस पार्ट पे काउंटर जो लगा नहीं हुआ है, जैसे 2 एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, जब आप विद रिस्पेक्ट टू i इनको ऐड कर रहे हो तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इज इन 2 सिग्मा ai। देखिए अब इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज ai, चलिए i भी मत लिखिए, r लिख लीजिए, थोड़ा और आसान हो जाएगा। अब r मैंने डाला 1 से लेकर 5 तक, अब बच्चे मैं r को बाहर नहीं ले सकती,
क्यों? क्योंकि आर पे काउंटर लग गया, आर की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। मैं दोबारा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, ये देखिए ए आर इज इक्वल टू 1 to 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है A1 1 into A1, क्योंकि R अब समीशन के ऊपर जो काउंटर लगा हुआ है उसमें R है, तो आप उसको बाहर कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, 2 के ऊपर कोई काउंटर नहीं था, 2 की जगह n भी हो सकता था, n के ऊपर भी R का I का कोई काउंटर नहीं है। यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये काउंट कर रहा है इसको, R जो है, जो आप करोगे तो ये A1, फिर नेक्स्ट होगा 2A2, फिर नेक्स्ट 3A3, 4A4, ऐसे लिखते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए ये बता दे रही हूँ, क्योंकि इसके बिना तो आप कर नहीं पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। बताइए, समझ आया? now you understand the difference between क्या है कि कांस्टेंट टर्म जब मैं बोल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू समेशन, तो उसका मतलब क्या है? यहाँ देखिए ये 2 कांस्टेंट था, अब यहाँ NAR लिखा हुआ है और समेशन उसने n पर लगा दिया। देखो सपोज मैंने समेशन n पे लगा दिया, n इज इक्वल टू 1 to 5, इसमें भी समझ लो। अब यहाँ तो इतनी पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन अब समेशन किस पर है? n पर है। अब AR को कोई मतलब नहीं है, AR कहता है भाई आपके पास तो n के ऊपर समेशन है, मैं तो कांस्टेंट हूँ, इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया, तो वो बाहर आ गया और अंदर क्या रहेगा? समेशन n रह गया, n इज इक्वल टू 1 to 5। जिसके ऊपर जो काउंटर लगा होता है, जैसे यहाँ मैंने R लगा रखा है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू बच्चे 2n कांस्टेंट है, वो कहता है मैं तो बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ नहीं करवाना आपसे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे R इज इक्वल टू, तो यहाँ n-1 भी कहेगा कि मैं भी बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बताइए समझ आया? ये जो पॉइंट मैंने आपको समेशन का बताया, बच्चे ये तो नोटेशन है, आपको आगे पूरे मैथमेटिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको तो देखते ही यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। तो ये क्लियर कर लेना कि काउंटर लगा हुआ है वो पार्ट जो है आपका वेरिएबल है, अदरवाइज जो दूसरा कुछ भी चाहे वेरिएबल पड़ा हुआ है उसको कहेगा कि बाहर चले जाओगे, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तुमने वही रहना है, तुम्हें बाद में निपट लेंगे हम। तो यही चीज यहाँ हो रही है, ये देखो 2n बाहर चला जाएगा, बाहर निकाल देते हैं 2n को, हमारा काम आसान हो जाएगा। काउंटर लगा लेते हैं, R is equal to 1 to P R। मैं अभी ये ना आपके लिए लिख कर दिखाऊंगी तो आपको पता नहीं है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बाद में। एक दो क्वेश्चन जब आप इस टाइप के करेंगे देन यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस। तो अब देखिए इसने काउंटर जो था वो किसके ऊपर लगा हुआ है? R के ऊपर। अरे R तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको भी बाहर निकाल दो। अब अंदर क्या रह गया आपके पास? 1 रह गया बेटा, अंदर आपके पास अंदर क्या रह गया? 1 रह गया। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए। अब मेरे ख्याल से जिनको ये पॉइंट समझ आ गए हैं कि AR और ATR हमने यूज किए हैं, फिर उसके बाद जिनको ये पॉइंट समझ आ गया कि काउंटर को और समेशन को मैंने लगाया कैसे है, फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये चीज आ गई। अब इसको खोलकर एक बार आपके लिए मैं खोल देती हूँ, अदरवाइज हमें खोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये 2n बाहर का बाहर रख लो। R का क्या मतलब है बेटा? 1 प्लस 1, R 2 जाएगा, R को पहले 1 लोगे 1 आ गया, R को 2 लोगे 2 आ गया, 3 4 एंड सो ऑन अप टू P। इस सारी नोटेशन का ये वाला ब्रैकेट मतलब है दिस मींस दिस माइनस। अब यहाँ पर भी कुछ अलग हुआ, दिखने में लग रहा था कि 1 के ऊपर 1 तो एक कांस्टेंट है, लेकिन अंदर सिग्मा 1 आ रहा है, कुछ तो बचेगा ना अंदर। अगर यहाँ से कुछ बाहर जाएगा तो मैथमेटिकली यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब भी आप कोई चीज कॉमन लेते हो, पीछे 1 छोड़ते हो ना, तो इसका मतलब 1 कितनी बार, वो कहता है R 1 लेता है, यहाँ जाता है, पढ़ता है कि वही 1 लिखा हुआ है, फिर दोबारा 2 लेता है, फिर वापस जाता है, क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। 3 R की वैल्यू लेता है, फिर वापस जाके देखता है क्या लिखा हुआ है? 1। तो कितनी बार लिखा हुआ है R? इट्स a P times what is written, that is 1। ठीक है, तो आगे इसकी वैल्यू क्या है? ये n/2 था, ये 2n के साथ क्या मैं लिख सकती हूँ? P into P plus 1 divided by 2। अभी मैंने आपको बताया ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, बार बार दिखाई देगा। माइनस n-1 into P, क्या हम लिख सकते हैं? P टाइम्स है, ये P टाइम्स ऐड हो रहा है, दैट मींस P आ गया, और n-1 टाइम्स P, ये बनेगा आपके पास। हाँ जी बेटा, यहाँ तक देखिए डाउट है तो बताइए। तो ये आपको नोटेशन भी आनी चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चंस ये इसलिए आपको इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि पहली बार कर रहे हैं,
लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्यूशंस पर सामने दिखाई दे सकते हैं। एपी जहां बन रहा है एपी बनाओ और सॉल्व करो। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, देखो जरा क्या बनता है। देखना मुझे ठीक लिखा है मैंने? जो हमें प्रूव करना था हम वहां तक पहुंच रहे हैं, शायद ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। हमें बाहर क्या चाहिए, साथ में पी चाहिए, निकाल दीजिए, पी निकल रहा है n/2 np प्लस 1 n/2 p कॉमन ले लीजिए ना। एक मिनट देखिए, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया था, p² था और p था, मैंने p कॉमन ले लिया, तो फाइनली रिजल्ट आपका क्या आ गया, np प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे वैसे भी याद कर लीजिएगा। कई बार ये हो सकता है वो आपसे ये पूछे कि 5 एपीज ऐसी हैं जिनके ये दे रखे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट तब है जब इनके a1 a2 a3 1 2 3 4 हैं और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है। लेकिन अगर वो कॉमन डिफरेंस चेंज करता है देन यू हैव टू सॉल्व इट अगेन। अगेन दोबारा से आपको उस कॉमन डिफरेंस के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आपकी बुकलेट में दिखाई देगा आपको ये क्वेश्चन? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? भाई अगर किसी को कोई रिपोर्ट दोबारा चाहता है रेपिटेशन तो बताओ। मैम हमें कैसे पता चला कि आर को लेकर चलना है? वेरिएबल टर्म्स कौन सी थी, एक बार फिर से देख लीजिए। वेरिएबल देखो, उसने कहा कि S1 इज अ सम ऑफ n टर्म्स, S2 इज आल्सो सम ऑफ n टर्म्स, है ना, S3 भी सम ऑफ n टर्म्स है। तो क्या चीज वेरी कर रही है, S1 S2 S3, AP पहली वाली AP, सेकंड वाली AP, थर्ड वाली AP, तो काउंटर हमने किस पे लगाया, R जो है वो किस पे लगाया, इन पे लगाया, तभी तो मैंने SR लिखा। AP चेंज हो रही है ना, ए भी चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट टू डी भी चेंज हो रहा है, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने पहले सम के अंदर ए की वैल्यू लिख ली है। आपके पास पहले सम के अंदर ए की वैल्यू 1 है, उसको मैंने a1 ले लिया। यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था डी जो था उसको मैंने क्या लिया। अब मैं सारे सम को अलग अलग लिख कर और ऐड करूंगी तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो हमने क्या किया, फाइनली उसकी जनरल रिजल्ट ले ली। तो आर तो काउंटर तो चेंज तो क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर AR भी चेंज हो रहा था और DR भी चेंज हो रहा था। उसकी भी हमने जनरल वैल्यू लिखी। मैंने AR को 1 2 3 4 अगर आप लिख के करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तभी आपको ये समीशन वाला कंसेप्ट समझाया कि ऐसा भी होता है। ठीक है, बताइए बच्चे, क्लियर है? ठीक है, अब आगे लिखिए, नेक्स्ट और क्वेश्चन लिख लीजिए एक दो। ठीक है, अब आपको मैंने ये वाली टाइप भी बताई थी, क्वेश्चंस कम हुए थे, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। लिखिए आप क्वेश्चन, फिर मैं बात करूंगी करती हूँ इसको। लिखिए, इफ A B C are in AP, if A B C are in AP, then prove that B plus C, C plus A और A plus B। हाँ लिखिए, फिर क्वेश्चन लिखिए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ A B C are in AP, रिपीट कर रही हूँ मुझे। लिखिए, if A B C are in AP, then prove that B plus C, C plus A ये करिए। देखिए आपसे होता है ये, हमने ये डिस्कस की थी एपी की प्रॉपर्टीज, वो अप्लाई करनी है। अब देखिए इसमें क्या है, हो गया, ट्राई किया। एबीसी आप एपी में है तो आपको ये प्रूव करना है क्वेश्चन को। देखिए इन क्वेश्चंस को उठाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको उठाओ और यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करो, जो आपको कंफर्टेबल है, दोनों से हो सकता है। या फिर आप इसको उठाओ कि ये हमने ले लिए कि ये एपी में है, वेरी गुड लक्ष्य,
तो ये आपने प्रूव करना है। दोनों तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, दोनों में से भी जो आपको कंफर्टेबल लगता है। अब यहाँ तो आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर इन ए बी, ये चीज हमें दे रखी है कि ये ए बी में है, ये गिवन है, मैं इसी को यूज कर रही हूँ। अब आपने क्या स्टेप लिया है वो आप देखो, मैंने क्या स्टेप ले रही हूँ इसमें, मैं देखिए जरा, ए बी एंड सी आर इन ए बी, हाँ इससे भी हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखो कि मैं इसमें ऐसे लिखूं जो मैंने प्रॉपर्टी की थी, तीनों में ऐड करूं, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ऐड कर दो ये नंबर तीनों में। आपने हो सकता है और तरह से किया हो, है ना, तो मैं इसके अंदर लिख सकती हूँ a माइनस b माइनस c, b माइनस a माइनस b माइनस c, मतलब ये एक नंबर मैंने ऐड कर दिया तीनों में, प्रॉपर्टीज यूज कर रही हूँ मैं, c माइनस a माइनस b माइनस c, दिस विल बी अगेन इन एपी, क्योंकि हमने कहा था कि कांस्टेंट टर्म हम कोई भी ऐड कर दें तो जो नई आपकी सीक्वेंस बनेगी वो भी कैसी होगी, एपी में होगी और उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये चीज कैंसिल हो गई, ये देखिए, सो व्हाट एल्स इज लेफ्ट, माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी या बी प्लस ए, दिस इज अगेन इन एपी, फिर से एपी में है। अब आपको ये भी पता है कि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें देन वी अगेन गेट एपी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपके पास एपी में आ गया। आप में से कितने लोगों ने ऐसे किया था, हाथ खड़े करो, किसने ऐसे किया है क्वेश्चन को, दिखाई दे रहा है भाई, अब तो डिफरेंट है ना। बस यही है कि आपने करा है, क्वेश्चन पे आप पहुंच जाओ, मैं सिर्फ सोचने के तरीके बता रही हूँ एक दो क्वेश्चंस को लेकर, फिर बाद में आप अपनी तरह से उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, नैन्सी हो गया बेटा आपका, महक, हाँ जी बच्चे समझ आया जो बताया है, ठीक है ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और ऐसा सा एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप उसको दो तरह से कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आई वांट टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि देखो जो चीज मुझे गिवन है, अब यहाँ मैंने वो आप खुद से ट्राई कर लेना, एपी वाला कंसेप्ट लगा के ट्राई करो, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लगा के ट्राई करो, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और इसके अंदर, नेक्स्ट में आपके पास क्या है, देखिए अब यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा, आप लिख लीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर, ये गिवन है, एंड c स्क्वायर आर इन एपी, ये एपी में है, ये गिवन है, और प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, देखिए इसमें आपको प्रूफ करना है कि 1/b प्लस सी 1/c प्लस a एंड 1/a प्लस b आर इन एपी, हमें ये प्रूफ करना है कि ये एपी में है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इससे स्टार्ट करके यहाँ पहुंच सकते हैं, और इससे स्टार्ट करके अगर आपका ये पॉइंट आ जाता है तब भी आप बता सकते हैं, दोनों तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। अब लीजिए एक मिनट, देखिए आप में से कितने लोग कर पाते हैं, हाँ बिल्कुल होगा, इससे भी होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों मेथड हम यूज करेंगे, दोनों मेथड से होगा। चलिए मैं दोनों से करती हूँ, देखिए इसे दोनों से बता देती हूँ। अब पिछला क्वेश्चन आप दूसरा मेथड खुद देखिएगा, ठीक है, इस वाले को मैं दोनों से कर देती हूँ, यू कैन मेक द डिफरेंस, कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। पहले मैं ना इसी से करती हूँ जो आपको प्रूव करना है, हम क्या चीज देखना चाहते हैं, यहाँ ये चीज मुझे आसानी से दिखाई दे रही है, वो ये कह रहे हैं, अब तुम कहोगे कि ये तो प्रूव करना था, इससे क्यों देखा, मेन चीज देखो ये है कि हम ये चीज शो कर देंगे कि अगर हम इसको एपी में लेते हैं तो ये एपी में बनना चाहिए, अगर हम इसको एपी में लेते हैं तो हम इसको बना सकते हैं, दोनों रिजल्ट से आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले मैं इसका उल्टा ले रही हूँ, फिर मैं सीधा लेकर कर दूंगी आपको।
अब देखो इसमें क्या है 1/1 c प्लस a प्लस b r इन a भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं अगर इसको a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा ना। मुझे पता है कि अगर मैं इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर सबका खत्म हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विद सम टर्म्स, और उसमें देखते हैं क्या होगा। तो उससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर पे जाना ज्यादा आसान लगता है हमें, हमारे लिए आसान है वो चीज, ठीक है। तो अब न्यूमिनेटर से फिर इस फॉर्म में चेंज कैसे करना है वो भी आपको बताती हूँ। देखो इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, सारे नंबर को कर सकते हैं ना। अगर ये हमने मान लिया कि ये एपी में है तो इसका मतलब ये भी एपी में है, फिर से लिख लीजिए भाई। बुकलेट स्टार्ट जरूर कर देना आज, एपी के क्वेश्चंस पहले 10-12 क्वेश्चंस हैं, आज वही हो पाएगा मेरे ख्याल से। कल से जीपी आप स्टार्ट कर लेंगे तो वेडनेसडे थर्सडे तक ही आप करेंगे, फिर आपको स्ट्रेट लाइन का भी टेस्ट देना है। हम कोशिश करते हैं कि इस वीक के अंदर मेंस आप लोग खत्म कर दें जितना हो सकता है। चलिए ये देखिए, अब देखिए ये कैंसिल हो गया ना, ये देखिए c प्लस a कैंसिल हो गया, a प्लस b कैंसिल हो गया, ac प्लस a स्क्वायर प्लस bc प्लस ab। फिर इसका मतलब ये तो चल ही रहा है, हम मान के चल रहे थे कि ये AP में है, हमने मान लिया कि हम ये प्रूव करने वाली चीज को उठा लेते हैं, तो ये नेक्स्ट फिर AP में हो गया। उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट देखना ये तीनों टर्म सेम होनी चाहिए, AC BC AB, AC BC AB, AC BC AB, देख रहे हैं आप। तो क्या मैं लिख दूं कि ये AB में थे। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म में तीनों में से माइनस कर दीजिए तो क्या आ गया आपके पास, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर r इन AB। एक ये मेथड हो गया, बताइए ये समझ आया। AB BC और AC, ये टर्म मैंने इन सब में से माइनस कर दी, बताओ क्लियर है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने पेपर में क्वेश्चन सपोज उठाया सब्जेक्टिव या फिर एडवांस्ड के लिए, ठीक है, या फिर आपके एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए आपने ये ध्यान, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यहाँ से यहाँ पहुंचते हो तब भी आप दिखा सकते हो। फिर आप एक काम कर सकते हो क्या कि आपने ये प्रूफ कर लिया फाइनली, तो यहाँ पर लिख दीजिए if ऐसे लिख दीजिए कि अगर ये एपी में होंगे, अगर ऐसा होगा, ये एपी में होगा अगर ऐसा होगा, और ये एपी में होगा। एक तो ये मेथड है, एक दूसरा सिंपल वाला मेथड ले लीजिए। सिंपल मेथड में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे, तो गलत नहीं है दोनों केसेस, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दिया हुआ है एपी में, तो मैं वो लेकर चलती हूँ। तो अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर r इन एपी, अगर वो एपी में है तो क्या लिखोगे, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे ये तो पॉइंट आएगा ही। फिर आपको तो b प्लस a चाहिए और इस तरह के टर्म्स चाहिए, तो b माइनस a वाली टर्म को हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, b माइनस a b प्लस a। इसी तरह से जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया है उसका भी फर्स्ट पार्ट ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कई बार देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं मुश्किल हो जाते हैं दूसरे मेथड से, तो जो आपको इजी लगे गो फॉर दैट। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो खत्म करना है और इसको डिनोमिनेटर में लेकर आना है। तो पहला काम मैं यही करूंगी कि यहाँ डिनोमिनेटर में पॉजिटिव ले आती हूँ। ये देखिए b प्लस सी दैट इज इक्वल टू c माइनस b अपॉन a प्लस b। देखिए सही लिखा है मैंने, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि मुझे जो एपी बनानी है, जिसको मैंने एपी में दिखाना है, वो चीजें डिनोमिनेटर में है मेरे पास, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ आपको एडजस्ट कर सकते हैं, हम क्या एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, b प्लस सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा करूं, यहाँ पे ये आपके पास क्या दिया हुआ था, ठीक है, इसमें c ऐड कर देते हैं
ये देखिए ऐसे लिख देती हूँ b प्लस सी और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैंने c ऐड कर दिया और c सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन जब ऐड किया तो b प्लस सी के साथ एडजस्ट कर लिया और जब सब्ट्रैक्ट किया तो a के साथ कर दिया। देखिए c मैंने ऐड किया है, c सब्ट्रैक्ट किया है। गेटिंग इट? बस इसी तरह से यहाँ देखो, इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ आपके पास a नहीं है तो a प्लस सी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने क्या चीज ऐड की है? a ऐड किया है और a ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, माइनस a प्लस b। ये फॉर्म आपके पास बन गई, डिनोमिनेटर में बन गया a प्लस b। देखिए जरा ये फॉर्म बन रहा है, क्लियर है? ये वहां पर भी क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या बना? a प्लस सी बन रहा है और यहाँ पर आपके पास क्या बने? अब 2 वाले फॉर्म में आप इसको चेंज कर लो। ठीक है, कर लोगे? ये कर लूं? आगे करना है मुझे कि कर लोगे? ये माइनस वाला उधर लिख चाहिए, चलिए मैं लिख देती हूँ, हो सकता है अभी आपको डाउट हो रहा हो तो एक बार लिख देते हैं। कर दो मैम? अरे खुद भी करना है आपको। चलिए 1 एक तरफ रख लीजिए तो ये हो जाएगा 2 और इसको इधर लिख देते हैं। देखिए a प्लस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस a प्लस सी अपॉन a प्लस बी। देखो जरा a प्लस सी को नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखना जरा बन गई कि नहीं बनी भाई? अब तो दिख जानी चाहिए। एबीसी अगर एपी में है तो क्या मतलब होता है? ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, दिख गया? तो ये क्वेश्चन करने के तरीके हैं, बस आपको बता दिया कि इस तरह से भी आप सोच सकते हो क्वेश्चन को, उस तरह से भी सोच सकते हो, जितनी जल्दी जहां जोन से स्टेप पे पहुंच जाओ। ठीक है, अच्छा एक और लिख लीजिए क्वेश्चन, लिखिए। ये टाइप आपकी क्वेश्चंस की हो गई। हाँ, फर्स्ट सॉल्यूशन इजी है, तभी करके मैंने भी फर्स्ट उठाया, क्योंकि फर्स्ट में मुझे दिखाई दे रहा था कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना ज्यादा आसान है। जनरली ऐसे केसेस में ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, कॉमन फैक्टर जो होता है वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है बस। और साइक्लिक ऑर्डर में हो ना, जब ये इस तरह से साइक्लिक है, वो b प्लस सी है, c प्लस a प्लस b, एक बार जरूर मल्टीप्लाई करके देख लो तीनों फैक्टर्स, उस टर्म में पहुंचते हो या नहीं। ठीक है, चलिए आगे चले, लिखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखिए। If the sum of first four terms of a decreasing AP, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को, मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन। If the sum of first four terms of decreasing AP with rational terms उसने बोला है with rational terms is 24 and their product is 945 question is then find the numbers। अच्छा एक बार बताओ कितने लोगों को याद है कि 4 नंबर जो आपने एपी में लिखने हैं, हाँ किस किस को याद है 4 नंबर जो आपने एपी में लिखने हैं वो कैसे लेने हैं, क्योंकि सम दिया हुआ है। तो एक बार उठाओ क्वेश्चन, क्या बोला है मैंने? 4 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग एपी। ठीक है, एक बार बोल रही हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एंड डिक्रीजिंग एपी विद रैशनल टर्म। उसने बोला ब्रैकेट में ये चीज दे रखी है कि विद रैशनल टर्म। अब देखिए जब भी ये पॉइंट्स दे रखे होंगे ना, तो ये याद रखना कि उनका कुछ ना कुछ जो है वो रिजल्ट में जरूर होगा।
नहीं तो वो आपको ऐसे नहीं देगा कि विद रैशनल टर्म्स, लेकिन इसमें इसने दिया विद रैशनल टर्म इज 24। दूसरा पॉइंट उसने बोला डिक्रीजिंग एपी। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, इनको देखो कि ये कहीं ना कहीं पे जरूर आपके रिजल्ट को एनालाइज करने में हेल्प करेंगे, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो उसने ये कहा देयर प्रोडक्ट इज 945, देन फाइंड द नंबर्स। देखिए इसको, पहले तो 4 नंबर्स लिखिए। ठीक है, याद आया कॉमन डिफरेंस कितना बताया था जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो थी वो सिलेक्ट करनी थी, तो 2d था, a माइनस डी और a प्लस डी तो आपको बोला ही था कि लिख लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टर्म्स, 4 टर्म्स कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ था, हाँ 24। डिक्रीजिंग एपी है वो हमारा काम नहीं है, हमने तो एपी एज्यूम कर लिया बस, जो भी हमारा एपी के टर्म्स है अपने आप डी नेगेटिव आएगा अगर डिक्रीजिंग बनेगी तो, वही चीज तो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, दिस इज इक्वल टू 24। अब यहाँ आप देख भी रहे हो क्या एप्लीकेशन है, d कैंसिल हो जाता है, a जो है आपका आ जाएगा 6, ये 6 आ गया, 4a is equal to 24 और a is equal to 6। उसके बाद उसने बोला है कि देयर प्रोडक्ट इज 945, लगा दो प्रोडक्ट। जो लोग खुद से कर रहे हैं बहुत बढ़िया, उनको लास्ट में शायद थोड़ा बहुत देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं भी कर रही हूँ, आप चेक कर लो, खुद से लिखते जाइए एक बार क्वेश्चन को, खुद से हो रहा है या नहीं। जहां पर डाउट आता है आप देख सकते हैं सामने। तो ये हमारे पास कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, देखिए ये बनेगा, और यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 945। a की वैल्यू आपके पास आ गई है, उसको यूज कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 माइनस 9d स्क्वायर, और यहाँ पर 36 माइनस d स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 945। ठीक है, अब जो कॉमन निकलता है एक बार उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 9 कॉमन आ रहा है, नाइन कॉमन आ रहा है, नाइन को यहां से कैंसिल करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करो जरा इसको, वॉइस आ रही है, ठीक है, इज इट क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है बेटा, ये डी स्क्वायर में आप क्वाड्रेटिक है, इसको खोल लीजिए, तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, डी स्क्वायर का डी स्क्वायर माइनस 40 डी स्क्वायर प्लस 39, दिस इज इक्वल टू 0। बस आगे निकाल दीजिए, डी स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये मेरे ख्याल से फ्रैक्शन में यही बन जाएगा ना, डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 39 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 39 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपके पास क्या आ गया, ये फैक्टर आ गया 1 और 39 डी स्क्वायर, तो d जो है वो आपके पास क्या आ गया, इज इट प्लस माइनस 1 और d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 39 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39। अब याद करिए स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, उसने बोला था ऑल द टर्म्स रैशनल टर्म्स, रैशनल, और ये कैसी टर्म है, इररेशनल टर्म है ये, तो इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया, दो वैल्यूज अब आपके पास बचती है, d इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू -1, तो d इज इक्वल टू 1 भी गया, क्यों, क्योंकि उसने बोला कि डिक्रीजिंग एपी है, तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक आंसर बच गया, दैट इज d इज इक्वल टू। तो जब पेपर में ये 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगी तो स्टेटमेंट के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी वाली वैल्यू जो है वो हमें कंसीडर करनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर टू
सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन, बस उसके बाद मैं क्लास ओवर करूंगी। और आपको मैंने बता दिया है कि फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है स्टार्टिंग में मेंस की, अब मेरे ख्याल से आज उसके जिन बच्चों ने नहीं किए हैं पहले 12 क्वेश्चंस कर लीजिए, आगे अरिथमेटिक मीन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली लिखा हुआ है ऊपर वो भी करिए अलग से, ठीक है। जीपी वाले अभी छोड़ दीजिएगा, जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए और एपी का ही लास्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में कल से हम जीपी करेंगे स्टार्ट। अब इसमें आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं, क्वेश्चन जो टाइप हमने प्रैक्टिस किए है। सीक्वेंस बिल्कुल बनेगी ना बेटा, ए आपके पास 6 है, उसमें से -d करते जाइए, -3d करिए पहले, पर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव लेके चलोगे। फर्स्ट स्टेप में डिफरेंस देखो, क्या बताया था मैंने कि जब भी 4 नंबर्स एपी में लेने हैं तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस देखो 2d आ रहा है, करके देख लो बेटा, a - d - a + 3d, 2d आ रहा है बेटा कॉमन डिफरेंस। ये मैंने तभी बताया था जब मैंने आपको बताया कि जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो कॉमन डिफरेंस d बनेगा, है ना। अब इसमें देख लो, अगली दो टर्म को लेके चलो, a - d, देखिए 2d आ रहा है डिफरेंस, तो ये एपी बन रही है। एंड दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको हमेशा याद भी रखना है, पेपर में हमेशा सोचते नहीं रहेंगे ये एपी बन रही है या नहीं बन रही है, ये आपको एकदम इंस्टेंट आने चाहिए कि भाई ये एपी 4 नंबर उसने बोले तो ये वाली फॉर्म। कैसे आपको बताया था मैंने कि शुरू कर दो a - d और a + d से जब इवन टर्म लिखनी है, फिर 3 उनका गैप 2d दे दे जाओ, और अगर वो आपसे पूछता है ऑड नंबर ऑफ टर्म तो a सेंटर वैल्यू ले लो, a - d ले लो, a + d ले लो, और उसके बाद आगे और पीछे dd के डिफरेंस पर, चाहे वो 5 मांगे चाहे 7 मांगे, और इवन में चाहे वो 2 4 6, उस हिसाब से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए लास्ट क्वेश्चन में आपके पास है स्टेटमेंट में A1 A2 AN are in AP, A1 A2 AN are in AP, ये AP में है तो आपको प्रूव करना है 1/A1 into AN। इस टाइप के क्वेश्चन भी दिखाई देंगे, कैसा थॉट प्रोसेस रखना है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, सो दैट आप जब बुकलेट करेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई दें तो आप सोच सकेंगे इसको इस तरह से सोचा जा सकता है, ठीक है। 1/A2 AN -1, A3 AN -2 एंड सो ऑन, और लास्ट में AN पहले आ जाएगी, A1 लास्ट में हो जाएगी। क्यों? प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाली टर्म बढ़ती जा रही है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN, और सेकंड वाली जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, AN मतलब उसकी पोजीशन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसने कहा है कि अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1 प्लस AN, ये है आपके पास 1/A1 प्लस 1/A2 एंड सो ऑन 1/A। देखिए ये क्वेश्चन, इसको करना है, अब सिचुएशन देखिए क्या आएगी कि अगर आप इसमें अब फिर वही ये डेफिनेशंस लगाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि यू विल बी एबल टू सॉल्व द रिजल्ट। अब आपको जो चीजें पता है प्रॉपर्टीज, अब आप देख रहे हो ये कुछ हम साथ साथ हैं, कैसे आपने इनको साथ साथ कैसे देखा था, A1 को AN के साथ कैसे देखा था, याद करिए, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि सिमेट्रिक टर्म्स अगर हम उठाते हैं स्टार्टिंग से और लास्ट वाली, यस सिमेट्रिक, तो वो सारी बराबर होती हैं, ये प्रॉपर्टी आपने करी थी, लेकिन वो प्लस था, यहाँ क्या चक्कर हो गया, यहाँ पर क्या चीज आ गई, प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। लेकिन आप कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, किसमें, प्लस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं ये चीज प्रूव करना चाहती हूँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए,
जो रिजल्ट मैं प्रूव करना चाहती हूँ, देखो वहां पर भी आप थोड़ा सा आइडिया हमें राइट साइड पर भी से मिल जाता है कि क्या चीज हम करना चाहते हैं। वो कह रहा है नीचे डिनोमिनेटर में a1 प्लस an आ जाएगा, तो करके देखते हैं। a1 प्लस an से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको करिए मल्टीप्लाई। कोई फर्क नहीं पड़ा ना स्टेटमेंट पे, लेकिन रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए। अब देखिए जब मैंने डिनोमिनेटर वाला तो मुझे चाहिए, उसको बड़े करने दीजिए, डिनोमिनेटर जो है वो मुझे चाहिए, तो ये आपके पास हो गया, इसको अंदर डाल दीजिए। देखिए तो चला गया, नहीं दिखाई दे रहा है भाई, ऊपर बस उसी के ऊपर an प्लस a1 लिख दीजिए, ऊपर जो है कॉमन वैल्यू जो है वो a1 प्लस an लिख दो, कर लो इतना सा तो एडजस्ट कर लोगे। अब ऊपर लिख रहे हो आगे नेक्स्ट। अब देखिए इसमें a1 प्लस an को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए मैं दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। a1 प्लस an अपॉन a1 an, उसके बाद a1 प्लस an ही रहने दो यहाँ, क्योंकि वो तो आपने a1 प्लस an को ही तो मल्टीप्लाई किया है अंदर, कोई बात नहीं, उसको लिखते जाइए a2 a माइनस 1 प्लस एंड ऑन, लास्ट में फिर a1 प्लस an डिवाइडेड में an और a1, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, a1 प्लस an, a2 प्लस an माइनस 1 एंड सो ऑन, an प्लस a1 पे पहुंच जाएंगे आप, ये सारे बराबर होंगे ना, सिमेट्रिकली हम आगे से उठा रहे हैं और पीछे से उठा रहे हैं, तो क्या मैं a1 प्लस an को नीचे वाले के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ? लाइक आई कैन राइट 1 अपॉन a1 प्लस an, ये तो पढ़ा रहने दो, ये भी हमें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इससे हमें क्या मिल गया, अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो 1 अपॉन an 1 अपॉन a1 मिल गया। लेकिन चलिए यहाँ पर देखिए a1 प्लस an था, एक स्टेप, एक ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इसको रहने दो, सिमेट्री बनी रहेगी क्वेश्चन की, इसको ऐसे लिख दो a1 an। अब a1 प्लस an था, क्या मैं इसको a2 प्लस an माइनस 1 लिख सकती हूँ? बताइए क्यों? क्योंकि ये बराबर है किसके, a1 प्लस an के, तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं a1 प्लस, तो ये है आपके पास a2 नहीं है an है। बताइए समझ आ रहा है पॉइंट? इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। अब ये आपके पास a2 प्लस an माइनस 1 लिख सकते हैं, बस लिखते जाइए। इसी तरह से अगर यहाँ डिनोमिनेटर में a3 और an माइनस 2 पड़ा होता तो मैं इसको a3 प्लस an माइनस 2 के बराबर भी लिख सकती थी एंड सो ऑन। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो यू विल गेट a1 an an a1। मेरे ख्याल से क्वेश्चन दिखाई दे गया होगा आपको। a1 प्लस an, देखो कहाँ से मुझे आइडिया आया, मुझे थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर देखना पड़ा कि मैं कहाँ चाहती हूँ, क्या चीज, तो थोड़ा सा उस प्रोसेस से आप सोचो और इसके ऊपर अप्लाई करो। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, दिस इज 1 अपॉन an लिख सकती हूँ, 1 अपॉन a1 लिख सकते हैं, फिर 1 अपॉन an माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन a2 लिख सकते हैं, सॉल्व करते जाइए, लास्ट में आपके पास फिर आ जाएगा 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन a1। क्या आप देख रहे हैं ये सारी टर्म्स जो हैं वो दो बार रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स। देखिए a1 यहाँ पर थी और यहाँ पर भी आपके पास a1 थी, an भी थी और यहाँ पर भी आपके पास an थी। इस तरह से जब आप प्रॉपर लिखेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो 2 बार आ जाएंगी। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन a1 प्लस an 2 टाइम्स a1 a2 and an। That's what we want to do. Is it clear?
तो ये एपी खत्म हो गया है मेरी तरफ से, अरिथमेटिक मीन भी करवा दिया है। अब ज्योमेट्रिक मीन हम शुरू करेंगे कल की क्लास में।